नमस्कार। पिछले वीडियो में 19 जून को जो शेयर किया था पार्ट 1 में, हम लोगों ने तत्व ज्ञान की परिभाषा डिस्कस किया था और उसको रिलेट किया था एलिमेंट्री नॉलेज और एलिमेंटल नॉलेज से, साधारण ज्ञान और तत्व ज्ञान से। और यह समझने की कोशिश की थी कि हम अपने जीवन में अगर हम गंभीर हैं और लर्नर अपने को मानते हैं, तो कैसे हम रोज सीखते हुए एलिमेंट्री नॉलेज से एलिमेंटल नॉलेज की दिशा में बढ़ रहे होते हैं। और एक्सेलेंस को एक बेंचमार्क माना था, लेकिन एक्सेलेंस की कोई लिमिट तो होती नहीं है, वह तो दिन प्रतिदिन डिफाइन होता जाता है एक्सेलेंस। तो उसको उसमें आगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसका मैनिफेस्टेशन कैसे होता है बिजनेसेस में, प्रोफेशनल्स की लाइफ में और एप्लीकेशन। बट उसके पहले हम एक चीज़ और डिस्कस करना चाहेंगे कि अर्जुन को गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने क्यों दिया। तो ऐसा हमारा समझना है कि अर्जुन तो पहले से ही एक धुरंधर धनुर्धर थे। धुरंधर धनुर्धर का मतलब अनपैरेलल्ड आर्चर थे, एक्सेलेंट आर्चर थे। उनके कंपैरिजन में, उनकी तुलना में केवल कर्ण और एकलव्य ही थे, और वो कितने उनसे महान थे नहीं जानते। लेकिन अर्जुन के पास इस ऐसी अच्छी स्किल होते हुए भी कुरुक्षेत्र के मैदान में वह क्यों नहीं डिसीजन ले पाए, उनको क्यों डाउट हुआ। और फिर भगवान कृष्ण आए, उन्होंने उनका डाउट क्लियर किया और वह युद्ध के लिए तैयार हुए। तो ऐसा मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अर्जुन को स्किल तो सब कुछ था, एक्सेलेंट स्किल था, अपनी स्किल का तत्व ज्ञान था, लेकिन जो तत्व ज्ञान पूर्ण होता है अपने आप में एज ए प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग में, वह नहीं था। और ये भी कह सकते हैं कि अगर होता भी तो भी किसी किसी क्षण पे इनडिसिसिवनेस आ जाती है, और उनको वहां कुरुक्षेत्र में आया। तो हम सबके जीवन में हम कितनों सीख लेंगे, कितनों एलिमेंटल नॉलेज की तरफ बढ़ेंगे, कभी ना कभी ऐसा क्षण आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन कॉम्प्लेक्सिटीज। तो हमको किसी कृष्ण की जरूरत होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उसमें स्लाइड में कि इसका मैनिफेस्टेशन कैसे होता है। जब ये तो हम समझ रहे हैं कि एलिमेंट्री नॉलेज जब भी कोई काम शुरुआत करते हैं वहाँ से होती है, बट एज ए प्रोफेशनल जब हम काम शुरू करते हैं, या आप जब किसी कंपनी से मिलते हैं या किसी प्रोफेशनल से मिलते हैं, तो आप कैसे महसूस करते हैं कि उसके पास एलिमेंट्री नॉलेज है या एलिमेंटल नॉलेज है, साधारण ज्ञान है या तत्व ज्ञान है। तो अगर उस कंपनी या उस पर्सन से आप मिलते हैं, उस प्रोफेशनल से या उस इंडिविजुअल से, तो आप पाएंगे कि जैसे ही कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है, तो वहाँ उनको समझ पाने में सिचुएशन को दिक्कत होती है, और उनकी इंफॉर्मेशन जो है वह सर्च इंजन से या मेड इजी से मिली होती है। वह अभी पूरी गंभीरता से उसको नहीं कर पा रहे होते हैं। मेड इजी का मतलब आप समझ गए होंगे कि जब आप पढ़ते होंगे तो उस समय कुंजी मिला करती थी एग्जाम पास करने के लिए, और खूब बिकती भी थी। उसमें क्वेश्चंस होते थे और आंसर होते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स। तो जो उसको ठीक से पढ़ लेता था वह एग्जाम पास कर लेता था। बट एग्जाम पास करने का मतलब डिग्री मिलना था, एग्जाम पास करने का मतलब नॉलेज गेन करना नहीं था। वो आजकल अनएम्प्लॉयबिलिटी में हम लोग देखते भी हैं। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्री नॉलेज से आदमी जब बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटीज का सामना करता है तो वह उसमें इम्पेशेंस रहता है, क्योंकि आजकल के सोसाइटी में ये समस्या भी है समाज में, और ये सोसाइटी की समस्या नहीं है, ये इकोनॉमिक मॉडल और मार्केटिंग के ज़माने का असर है कि कस्टमर को खुश करना, शॉर्ट टर्म खुश करना फोकस होता है। तो जब फोकस वो होता है तो फोकस रिजल्ट पे होता है।
प्रोसेस पे फोकस कम होता है शुरू-शुरू में। आदमी जल्दी रिजल्ट चाहता है और कुछ प्रोसेस पर फोकस करेगा भी, तो भी रिजल्ट जो है उसको हॉन्ट करता है। तो उस कारण से हमेशा वह स्ट्रेस में होता है। आप किसी कंपनी में भी जाएँगे तो कंपनी प्रेशर, कंपनी में जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो प्रेशर क्रिएट करते हैं आपके ऊपर कि जल्दी हो जाए, क्योंकि उनको वो रिजल्ट लेके कहीं जाना है, राइट? तो और डाउट्स में होते हैं, इनडिसिसिवनेस होता है, उनकी प्रैक्टिसेस बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं होती हैं, कंपनी हो चाहे इंडिविजुअल हो, रिलेशंस टीम बिल्डिंग नहीं हो पाती अच्छी तरीके से, ठीक है? घबराहट ज़्यादा होती है। अगर एलिमेंटल नॉलेज हो उनके पास, तो क्या होगा? एक तो वो अपने बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होती है उनको, कहाँ उनकी स्ट्रेंथ है, क्या उनकी वीकनेस है, अराउंड उनके अराउंड क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ एग्ज़िस्ट करती हैं, क्या थ्रेट्स हैं, स्वॉट एनालिसिस वो अपनी कर पाते हैं ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंट वे में, टीम को साथ में लेकर के। उनको अपने प्रॉब्लम्स या प्रोजेक्ट या अपने सब्जेक्ट ऑफ स्टडी का 360 डिग्री व्यू होता है। 360 डिग्री व्यू होने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ज्ञान पूरा है। हाँ, जानकारी पूरी है, उनको पता है हमको कहाँ नहीं आता है और कहाँ कैसे रिसोर्स को लेना है, ठीक है? सो अभी हम क्या समझ रहे हैं यहाँ कि तत्व ज्ञान होने का मतलब है ये नहीं कि सब कुछ आ जाना। हाँ, तत्व ज्ञान होने का मतलब ये है कि आप किसी भी समस्या के हर एस्पेक्ट को, मैक्सिमम एस्पेक्ट को सोच समझ लेते हैं। तो रिसोर्सेज यूटिलाइज करना, रिसोर्सेज अरेंज करना, हाँ, सप्लाई चेन की तरफ देखना, वर्स्ट केस एनालिसिस कर पाना, ये सब कर पाते हैं, ठीक है? तो आपका जो फोकस होता है वो प्रोसेस पे ज़्यादा होता है, रिजल्ट पे भी होता है, लेकिन रिजल्ट में कस्टमर को शॉर्ट टर्म करने के लिए खुश नहीं करना, कस्टमर का वेल बीइंग, कस्टमर का लॉन्ग टर्म सैटिस्फैक्शन वो ज़्यादा उनके दिमाग में आ जाता है। तो वो ये भी जानते हैं कि अगर हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो रिजल्ट तो पीछे-पीछे भागेगा, थोड़ी देर होगी, हो सकता है, तो बिज़नेस के लिए स्ट्रैटेजी बनाएँगे कि कैसे रोटी दाल भी चलती रहे और साथ में प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ भी करते रहें। ऐसी कंपनी बेस्ट प्रैक्टिसेज़ में बिलीव करती है, चूँकि वो खुद अपने बारे में जानते हैं, अपनी डिफ़िकल्टीज़ को जानते हैं, तो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कम होता है और आपको कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। आपको वो एक रिसोर्स मानते हैं जो हमेशा के लिए उनके पास रहे या मैक्सिमम टाइम के लिए रहे। ऐसी कंपनियां लर्नर मोड में होती हैं या ऐसे इंडिविजुअल्स लर्नर मोड में होते हैं। वो हर चीज़ की रूट एनालिसिस करते हैं। इस चित्र के द्वारा आप समझ भी सकते हैं कि अगर एलिमेंट्री नॉलेज होगा तो ऊपर-ऊपर तो सब कुछ ठीक दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप इंटरैक्ट करना शुरू करेंगे तो आपको उनके इनहेरेंट जो वीकनेसेस हैं जड़ में, वो दिखने शुरू होंगे। और एलिमेंटल नॉलेज होगा तो आप पाएंगे कि ऊपर थोड़ा कमी भी अगर लग रहा है तो रूट उनका काफ़ी स्ट्रांग है, फाउंडेशनल जो बेस है वह काफ़ी स्ट्रांग है। तो मैनिफेस्टेशन ऐसे आप कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास एलिमेंटल नॉलेज है या तो क्या उसके पास एलिमेंटल नॉलेज पूरा है उस कंपनी के पास? नहीं, पूरा नहीं। वो अपने बारे में जानने लगते हैं, अपने सराउंडिंग्स को जानने लगते हैं और उस दिशा में सीखते रहते हैं और इसका कोई अंत नहीं है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? तो जैसे पिछले वीडियो में भी कहा था, इस बार जस्ट रिपीट कर रहा हूँ कि रोज सीखते रहने के मोड में रहना और अपना बेंचमार्क डिफाइन करना या स्पेसिफिकेशंस कह लें। जैसे प्रोडक्ट कोई डेवलप कर रहे हो, मार्केट में प्रोडक्ट लाना हो तो उसकी स्पेसिफिकेशंस डिफाइन करना। अब ये स्पेसिफिकेशंस कैसे डिफाइन करते हैं? या तो कस्टमर बेस को जान करके, मार्केट को जान करके या ग्लोबल बेंचमार्क कोई है वो जान करके, या एकदम नया प्रोडक्ट है तो इंट्यूशन से, लेकिन इंट्यूशन भी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट को देख करके, ठीक है?
या सोसाइटी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो सोसाइटी को अवेयर करने की अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से स्पेसिफिकेशंस तय करते हैं, या जितनी नॉलेज है उस हिसाब से स्पेसिफिकेशंस तय करते हैं। ठीक है, आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। मान लीजिए आपको एक मोटरसाइकिल मार्केट में डालना है, बाजार में डालना है, तो डालने के लिए डिजाइन है, डेवलपमेंट है, ठीक है, उसका फिर उसके बाद मार्केटिंग है और फिर कमर्शियलाइजेशन है। तो आप जब उसकी स्पेक्स तय करते हैं तो आप देखिए कि 100 साल पहले मोटरसाइकिल की स्पेक्स क्या होती होगी। वह कितनी क्या कितना उसका नॉइज़ पॉल्यूशन होगा, कितना वेट होगा, उसका एग्ज़ॉस्ट की क्वालिटी कैसी होगी, किस तरह के जो कंपोनेंट्स होंगे एग्ज़ॉस्ट के, वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते होंगे, उसके एग्ज़ॉस्ट का टेम्परेचर कितना ज़्यादा होता होगा, ठीक है? भारी कितनी होती होगी। आज 100 ईयर्स बाद आज के डेट में देखें तो वही मोटरसाइकिल, वही पर्पज जो सॉल्व कर रही है, उसका वेट कितना है, उसका एयर डायनेमिक्स किस तरह का है, मिनिमम फ्रिक्शन जो पॉसिबल है वो हो, स्टेबल कितनी है, नॉइज लेवल कितना कम है, पॉल्यूशन का जो क्वालिटी है वो कैसी है, डिफरेंट कम हुई है, पॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं, एग्जॉस्ट के जो कंपोनेंट्स हैं, वो कितने एनवायरमेंटल फ्रेंडली हुए हैं अभी तक, ठीक है, कितनी भारी है, हीट कितना जनरेट कर रही है, वो फ्यूल एफिशिएंसी बताएगा। तो ये सब चीज़ें आप जानते हैं। तो अब आपको बाजार में कोई नया चीज़ डालना है, नई स्पेक्स डालनी है, नया बेंचमार्क क्रिएट करना है, तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि आज से 3 साल बाद मोटरसाइकिल आनी है बाजार में तो कैसी होगी। कॉस्ट कंसिडरेशन हो, लेकिन कॉस्ट से भी ऊपर एनवायरनमेंट के लिए कितना हेल्पफुल हो, नॉइज़ कितना कम हो, ठीक है? इस तरह से आप डिफाइन कर सकते। तो ये जो स्पेक्स डिफाइन करेंगे, ये जो बेंचमार्क डिफाइन करेंगे, वही उद्देश्य है। और जब उद्देश्य डिफाइन हो जाता है, तो फिर लर्निंग मोड में आदमी आ जाता है क्योंकि उसको पूरा करना है। और उद्देश्य जितना बड़ा होगा, बड़ा का मतलब हैविंग सम consequences, having some outcome towards society या towards nature, whatever, तो उतना आपकी लर्निंग का जो कर्व है वह उतना स्ट्रांग होगा, आप उतना अच्छे तरीके से सीखेंगे क्योंकि मोटिवेटेड रहेंगे। अब मान लीजिए एक मन में प्रश्न है कि सबसे आइडियल उद्देश्य क्या हो सकता है, सबसे आइडियल बेंचमार्क क्या हो सकता है जो प्रोडक्ट लाना है। तो आइडियल बेंचमार्क तो भाई नेचर है मेरे हिसाब से। हालाँकि वो स्पेक्स पाना भी मुश्किल है। वो पा जाएँ तो आप समझ लीजिए कि आप कृष्ण को पा जाएँगे। तो लेकिन उदाहरण के लिए केवल दे देता हूँ कि मान लीजिए आपको मोटरसाइकिल का ही स्पेक्स डिफाइन करना है जो नेचर के काफ़ी नज़दीक हो। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर जो हीट जनरेशन हो वह इतनी हो कि बस जून के महीने में जो मैक्सिमम टेम्परेचर जमीन होता है वेदर का उससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि वो फिर हीट जनरेट ना करे, ठीक है, आपके एनवायरनमेंट को वार्म ना करे, आपके सराउंडिंग्स को। उसका जो एग्जॉस्ट है, उसके उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड या और भी गैसेस, वो कितनी कम से कम हो, या इन हवा वायु का जो कंपोनेंट्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है उससे काफ़ी क्लोजर हो, हाँ, ठीक है, उनका वेट कितना किस तरह का हो, नॉइज का लेवल किस तरह का हो, नेचर के एकदम नज़दीक हो। नेचर के कोई चीज़ जैसे एक चील है या एक बाज है, वो उड़ते हैं कितनी आवाज़ करते हैं। सुनामी का एग्जांपल मत लीजिएगा, सुनामी इज़ ए डिफरेंट सिचुएशन, एक 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 या इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है, एक डिजास्टरस सिचुएशन है, बट नॉर्मल नेचर में आवाज़ जिस तरह की मिलती है, उस वो स्पेक्स फिर मोटरसाइकिल का तय होगा। तो एनीवे ये एग्जांपल केवल आपको बताने के लिए था कि स्काई इज़ द लिमिट व्हेन यू वांट टू लर्न, ठीक है, बट वो एक आइडियल स्टेट है। आपको उसके नीचे इतने तक जाना है कि आप कंट्रीब्यूट कर सकें सोसाइटी को, ठीक है, और लर्न करें अपना बिजनेस मेंटेन करते हुए। इसके अलावा क्या-क्या एप्लीकेशन हो सकता है? इसका एप्लीकेशन पेरेंट्स की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा है, फैमिलीज़ में भी, इंडिविजुअल्स की लाइफ में। आप प्रोफ़ेशन छोड़ दीजिए, बिज़नेस छोड़ दीजिए। एज़ ए पेरेंट अगर आप अवेयर हैं, अगर आपको तत्व ज्ञान है या उस दिशा में बढ़ रहे हैं,
तो आप अपने बच्चे के जॉब को कैरियर नहीं समझेंगे और परेशान नहीं होंगे। आप हमेशा ये समझने की कोशिश करेंगे कि जॉब प्लस पैशन विथ हैप्पीनेस, ये तीनों मिल करके कैरियर बनता है। केवल जॉब तो जीविका है, रोटी है, बट उसके साथ जब पैशन जुड़े या पैशन अलग से भी जुड़े उसके लाइफ में, तब वह जा करके अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाता है। और किसी भी कैरियर का पर्पस तो यही है।